कटरा शहर के इन त्रिकुटा पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है माता वैष्णो देवी का ये स्वर्ग सा सुंदर पावन दरबार, जो कि जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है और भारत देश के सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण इस माता वैष्णो देवी के यात्रा में हजारों लाखों भक्तगण हर साल आते हैं। तो इस पूरी यात्रा को करने के लिए आपको कितना समय लग सकता है और साथ ही में होटल यानी कि यहाँ पर रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, रोपवे, इन सभी के रेट्स क्या होंगे और माता रानी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर और भी कौन से धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, कितना आपका बजट होगा और साथ ही में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही में हम आपको वैष्णो देवी धाम के इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के साथ में ये संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वैष्णो देवी धाम तक आने के लिए सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है, जो कि कटरा शहर में ही बना हुआ है। भारत के कई सारे बड़े शहरों से डायरेक्टली यहाँ तक कई सारे ट्रेन आती है और कई सारे भक्तगण कटरा से 50 किलोमीटर के दूरी पर स्थित जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आकर वहां से टैक्सी, प्राइवेट, गवर्नमेंट के बस के माध्यम से कटरा शहर तक आते हैं। और बात करें कटरा में होटल्स की, तो स्टेशन के बाहर और स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस फाउंटेन चौक चौराहे के आसपास में आपको कई सारे प्राइवेट होटल व धर्मशाला रहने के लिए मिल जाती है। लेकिन कटरा के इस बस स्टैंड के पास में आपको यह नियारिका कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन, इस तरह से ऑफिशियल श्राइन बोर्ड के तरफ से आने वाले भक्तों के लिए डोरमेट्री के साथ ही में कई सारे कमरों के रहने की भी सुविधा है। आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। मैं तो एक रात के लिए रेलवे स्टेशन पर बने हुए इस IRCTC के डोरमेट्री में रुका था, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट भी शामिल था। तो अगले दिन की सुबह होते ही मैं निकल पड़ा माता की भवन की यात्रा करने के लिए। और इसी फाउंटेन चौक के पास में आपको ये वाला यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर नजर आएगा। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी को यहाँ पर लाइन में लगकर अपना आधार कार्ड दिखाते हुए इस तरह का RFID कार्ड लेना जरूरी होता है। RFID कार्ड के बगैर यात्रा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। और RFID कार्ड मिलने के बाद 10 घंटे के अंदर आपको यात्रा को शुरुआत करनी होती है। और इस तरह का RFID कार्ड आप रेलवे स्टेशन से भी बना सकते हैं। और ये है बाणगंगा प्रवेश द्वार, जिसे बाणगंगा चेक पॉइंट भी कहा जाता है। इसी जगह पर आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है और आपका सारा सामान चेकिंग करने के बाद असली यात्रा की शुरुआत यही से होती है। और ये बाणगंगा प्रवेश द्वार इस फाउंटेन चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ पर आप ऑटो के माध्यम से आसानी से आ सकते हैं। और माता जी का नाम लेते हुए, जयकारे लगाते हुए भक्तगण यहाँ से यात्रा को शुरुआत करते हैं। माता के भवन तक जाने के लिए आपको कुछ इस तरह से 13 से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। और भवन तक जाने के लिए आपके पास में 2 मार्गों का विकल्प है, जिसमें से ये ताराकोट वाला नया मार्ग, इस मार्ग से घोड़ा और खच्चर नहीं चलते हैं और इस मार्ग पर भीड़ भी बहुत कम होती है। हालांकि आपको इस मार्ग पर 1 से 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, लेकिन इस रास्ते की चढ़ाई थोड़ी सी नॉर्मल है। अधिकतम भक्तगण इस बाणगंगा वाले प्राचीन मार्ग से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करने में असक्षम है तो यहाँ पर आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी का भी ऑप्शन होता है। और बात करें घोड़े की, तो भवन तक का जाने का 1250 रुपए चार्ज है और पालकी का 3150 रुपया और इस तरह के बेबी सीटर का लगभग 550 रुपए लिया जाता है। बाकी के सारे चार्ज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहे होंगे। और कुछ दूरी तय करने के बाद आपको यहाँ पर ये प्राचीन बाणगंगा मंदिर नजर आएगा। माता रानी के भक्तों के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी स्नान घाट बना हुआ है, लेकिन भक्तगण इस बाणगंगा से 600 मीटर के दूरी पर स्थित इस गीता मंदिर स्नान घाट पर स्नान करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर से ताजा ताजा झरनों से पानी बहता हुआ आता है। और प्राचीन कहानी मान्यताओं के अनुसार जब माता वैष्णो देवी
त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, तब उस वक्त माता इस स्थान पर रुकी थी और साथ में हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगी थी, इसी कारणवश माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर जल को प्रकट किया था। इसी कारण से इस स्थान का नाम बाण गंगा पड़ा और कहते हैं कि माता ने इस स्थान पर अपने केश यानी कि बाल धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं। और रास्ते में पैदल यात्रा करते समय श्राइन बोर्ड के तरफ से भक्तों के लिए इस तरह की लंगर की सुविधा भी है, जिनमें आपको निशुल्क व कम पैसे में अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाती है। और इतना ही नहीं, इस तरह के मसाज सेंटर, एटीएम और इमरजेंसी में मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, ऐसी कई सारी सुविधा आपको पैदल यात्रा में मिल जाती है। तो आपको पैदल यात्रा करने में ज्यादा असुविधा नहीं होती है। और आप जैसे ही इस गीता मंदिर के पास में पहुंच जाओगे, आप समझ लेना कि यात्रा का सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव बस आने ही वाला है, जो कि ये है पवित्र चरण पादुका मंदिर। प्राचीन मान्यता व कथा के अनुसार माँ भगवती भैरवनाथ से पीछा छुड़ाकर भवन की ओर बढ़ रही थी, तो माता ने इसी जगह पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछा तो नहीं कर रहे। इसी वजह से माता के पवित्र पदचिन्ह यहाँ पर स्थापित हुए। तो भक्तगण इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं अर्धकुंवारी की ओर। चरण पादुका मंदिर से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर चलने के बाद आप इस डायवर्जन यानी कि मुड़ाव के पास में पहुंच जाओगे। यहाँ से अर्धकुंवारी मंदिर मात्र 500 मीटर के दूरी पर है और यहाँ से एक रास्ता सीधा भवन की ओर भी जाता है, जिसकी दूरी 5.5 किलोमीटर है। लेकिन मैंने तो सबसे पहले अर्धकुंवारी में दर्शन किए थे। अर्धकुंवारी माता वैष्णो देवी की यात्रा का मध्यांतर है, यानी कि ये यात्रा आप एक दिन में तो कर सकते हैं, लेकिन कई सारे भक्तगण कुछ घंटों के लिए या एक रात के लिए अर्धकुंवारी में रुकते हैं। जी हाँ, श्राइन बोर्ड के तरफ से अर्धकुंवारी में 800 रुपए में शारदा भवन में कमरे और 150 में शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री, और इसी की तरह यहाँ पर निशुल्क रहने की भी सुविधा है। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर आपको कई सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट और श्राइन बोर्ड के तरफ से इस तरह के भोजनालय की भी सुविधा यहाँ पर है। अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको अपना RFID कार्ड दिखाकर दर्शन की पर्ची लेनी होती है। फिर इस तरह से लाइन में लगकर गुफा में आपको छोड़ा जाता है। लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर कई सारे भक्तगण यहाँ से पर्ची लेते हैं, पहले माता के भवन में दर्शन करने के बाद फिर लौटते समय अर्धकुंवारी में दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने समय सीमा पर ध्यान देना है। और यहाँ के मान्यताओं के अनुसार माता भगवती भवन की ओर जाने से पहले इसी मंदिर में स्थित गुफा में 9 महीनों तक तपस्या की थी, इसीलिए इस मंदिर में स्थित गुफा को गर्भजन गुफा कहा जाता है। और अर्धकुंवारी से माता का भवन मात्र 6.5 से 7 किलोमीटर के दूरी पर है। भवन तक जाने के लिए आपके पास में इस तरह के बैटरी कार का भी विकल्प है, लेकिन इसकी बुकिंग आपको लगभग 1 से 2 महीने पहले श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से करनी होती है। अगर भीड़ कम है तो आप काउंटर पे आकर भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को मात्र 2 ही टिकट दिया जाता है और टिकट का प्राइस 450 रुपया पर पर्सन होता है। माता के भवन तक जाने वाला यह रास्ता ज्यादा चढ़ाई वाला नहीं है और 30 से 40 मिनट चलने के बाद आपको त्रिकुटा के इन विशालकाय पर्वतमाला के बीच में बसे हुए माता के इस खूबसूरत भवन के दूर से ही प्रथम दर्शन हो जाते हैं, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और माता के दर्शन करने के लिए जाने से पहले आपको अपने पास में स्थित मोबाइल, स्मार्ट वॉच, चमड़े का बेल्ट, पैसे छोड़कर इस तरह की कई सारी वस्तुएं भवन के आसपास में बने हुए इन लॉकर्स में रखना होता है। इसके बाद में मन में माता के जयकारे लगाते हुए इस तरह से लाइन में आपको लगना होता है। और इसी भवन के अंदर बने हुए गुफा में माता वैष्णो देवी 3 पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। प्राचीन मान्यता व कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए भैरवनाथ जी इस भवन के गुफा तक आ पहुंचा था, इसलिए माता ने विवश में आकर भैरवनाथ जी का सर धड़ से अलग कर दिया था और मान्यताओं के अनुसार इस भैरव घाटी में अलग कर दिया था।
और मान्यताओं के अनुसार इस भैरव घाटी में भैरव जी का सिर आकर गिरा था। यहाँ पर वर्तमान समय में भैरव जी को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है और कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव जी के यहाँ पर दर्शन नहीं करते हो तो माता वैष्णो देवी की यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव जी का यह मंदिर माता के भवन से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर इस पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भैरव घाटी कहा जाता है। यहाँ पर आप सीढ़ियों से चलकर तो आ ही सकते हैं, लेकिन भवन परिसर में ही आपको रोपवे की भी सुविधा है। आप 100 रुपए के टिकट में मात्र 2 से 5 मिनट में भैरव जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप भवन के आसपास में कमरा लेकर रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के तरफ से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर पार्वती भवन, कालिका भवन, इस तरह के अनेकों भवन बने हुए हैं, जिनमें से दुर्गा भवन में आपको निःशुल्क में रहने की भी सुविधा है और यहाँ पर खाने पीने की आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली है। चाहे आप कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स या फिर अर्धकुंवारी या फिर माता के इस भवन के आसपास में क्यों ना हो, आपको जहाँ पर भी रुकना है आपको 1 से 2 महीना पहले ही श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने लिए कमरों की बुकिंग कर लेना है, ताकि आपकी यात्रा और भी अच्छी तरह से हो सके। अगर यात्रा में भीड़ कम है तो बस स्टैंड के पास में बने हुए इस निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप आकर इंक्वायरी करके यहाँ से भी ऑफलाइन कमरे बुकिंग करा सकते हैं। और बात करें हेलीकॉप्टर की तो कटरा से भवन तक का आने का चार्ज 4,420 रुपया है, जो कि दोनों तरफ का है, और सिंगल साइड का 2,210 रुपया है। और हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत नाम के जगह पर उतार देता है। यहाँ से माता का भवन लगभग 2.5 किलोमीटर के दूरी पर है और हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स भी आपको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से करनी होती है, जो कि लगभग 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। और निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर भीड़ कम होने पर आपको ऑफलाइन भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स मिल जाती है। और बात करें माता के दर्शन करने के बाद आप और भी कौन सी जगह पर जा सकते हैं, तो अधिकतम भक्तगण शिव खोड़ी की यात्रा पर भी जाते हैं। कटरा के इस बस स्टैंड से आपको कई सारे बसेस मिल जाती है, जो आपको एक ही दिन में शिव खोड़ी के दर्शन करा के शाम को या रात को वापस कटरा में छोड़ देती है। और कटरा से ही लगभग 85 किलोमीटर के दूरी पर ये खूबसूरत सा पटनी टॉप हिल स्टेशन है। कई सारे भक्तगण इस टूरिस्ट प्लेसेस पर भी घूमने के लिए जाते हैं। कटरा के सेम इसी बस स्टैंड से आपको पटनी टॉप जाने के लिए बस मिल जाती है। आप पटनी टॉप हिल स्टेशन इन बस के माध्यम से एक दिन में घूमकर वापस कटरा आ सकते हैं। कई सारे टूरिस्ट टैक्सी लेकर पटनी टॉप हिल स्टेशन में 2 दिन का भी टूर करते हैं। और कई सारे लोग तो और भी जम्मू और कश्मीर में यानी कि श्रीनगर, पहलगाम, इस तरह की जगह पर भी घूमने के लिए जाते हैं। कटरा में आपको टैक्सी की सुविधा है, आप टैक्सी के माध्यम से भी श्रीनगर तक जा सकते हैं। और बात करें बजट की तो वैष्णो देवी धाम की यात्रा में आपको ज्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन आप और भी जगहों पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो खर्चा आपके स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। और आप भी अपने तरफ से यात्रा में आने से पूर्व अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में दूसरे राज्यों की सिम कार्ड नहीं चलते हैं। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग, भवन की बुकिंग, श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ऐसी कई सारी रिसर्च आप यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से करके आना, ताकि आपकी यात्रा और भी अच्छी